हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गणित के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 2 पढ़ने से पहले आपको एक बात बताएं, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और आप एग्जाम को लेकर थोड़े से मन में सबके डर होता है मित्रों, तो उस डर को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि आप सिद्धार्थ क्लासेज से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना हार, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन मित्रों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2x²। एक क्वेश्चन आपको समीकरण हल करने के लिए देगा, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी मित्रों। तो आइए सबसे आसान तरीके से इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का वर्ग कर देंगे मित्रों, क्योंकि वर्ग चढ़ा है। तो 2x+1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, x²। +4 है, +4 रहने दीजिए मित्रों। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो गुणा होता है मित्रों हमेशा अंश के साथ होगा। तो 5 दूना 10x प्लस इस 5 का 1 में करेंगे तो 5 और पूरे के बटे हो जाएगा x। अब देखते हैं मित्रों, इसको तोड़ते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा 4x² + 1 प्लस 2x, यानी कि 2 2 4x, क्या हो जाएगा 4x अपॉन x² और प्लस का 4 इक्वल टू 10x + 5 अपॉन x। अगर हम x² को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1, और x² का अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x² और पूरे के बटे हो जाएगा x² इक्वल टू 10x + 5 अपॉन x। अब यहाँ x² है मित्रों, यहाँ x है, तो एक x इसमें से खत्म हो जाएगा तो केवल x बचेगा और ट्रांसफर कर दीजिए इधर, यानी 4x² और 4x² मिलके कितना हो जाएगा मित्रों, 8x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² प्लस 5x। इसी क्रम में आगे देखते हैं मित्रों, 10x² एंड ट्रांसफर कर दीजिए सब, इस सभी पदों को, यानी कि इन सभी पदों को इस साइड में लेते आते हैं। तो इधर देखिए 10x² है प्लस 5x है, 8x² प्लस में है, ट्रांसफर होकर -8x² हो जाएगा, प्लस का 4x ट्रांसफर होकर माइनस का 4x बन जाएगा। अब प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 0। या 10x² से 8x² घटाएंगे तो 2x² बचेगा, कितना बचेगा मित्रों 2x²। प्लस का 5x है, यहाँ -4x से घटाएंगे तो प्लस का x बचेगा, यहाँ -1 रह जाएगा मित्रों इक्वल टू 0। या अब देखिए मित्रों, यहाँ x² का गुणांक 2 है, इस 2 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 में -1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा, यानी घटा के लाना है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2x² प्लस 2 - 1 x -1 इक्वल टू 0। या 2x² प्लस 2x माइनस x -1 इक्वल टू 0। या 2x कॉमन लेंगे मित्रों तो बचेगा क्या, x प्लस 1। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x -1 इक्वल टू 0। सॉरी, x प्लस 1 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं मित्रों। या अब 2x -1 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू यहाँ से दो फाइंड होती है मित्रों। पहला तो 2x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यहाँ पर -1 इधर आकर +1 होगा, और यह 2 जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। और x प्लस 1 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इस प्रकार x के दो वैल्यू फाइंड हुए मित्रों, एक हुआ 1/2 और एक हुआ -1। और ये मान के चलिए, ये जो प्रश्न हम लिए हैं, ये प्रश्न ऑलरेडी 2 बार पेपर में आ चुका है, ऐसे प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, एक आयता पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर हो तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न भी देखने को मिलेगा मित्रों पेपर में। तो ध्यान से देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो क्या कह रहा है, माना माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है मित्रों, x है। तो प्रश्नानुसार पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर x प्लस 8 हो जाएगी, यानी कि चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है पार्क की लंबाई। तो दिया है आयताकार
आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है मित्रों 240 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मित्रों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। तो लंबाई कितना है मित्रों, x प्लस 8 है, चौड़ाई कितना है, x है, इक्वल टू 240। अब मित्रों गुणा कर लें, x का x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का 8 में करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 240 प्लस में है मित्रों पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 240 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं मित्रों, गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस है तो घटा के ऐसी संख्या, दो संख्याओं को ऐसा घटाइए कि 8 आ जाए और उन्हीं का गुणा कर दें तो 240 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर 20 में से हम 12 घटाते हैं तो क्या आएगा मित्रों 8, और गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 240 हो जाएगा। अब प्रश्न तो हल हो गया मित्रों। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही उड़ाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 का एक्स में गुणा कर दीजिए 20x, माइनस 12 का एक्स में कर दीजिए माइनस 12x, माइनस 240 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखिए मित्रों लगता है रिपीट कर रहे हैं लाइन हम, तो इसको काटिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 20, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0। आगे बढ़िए, x प्लस 20 को कॉमन ले लीजिए मित्रों तो क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब बताइए लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक होती है नहीं, तो यानी कि यह मान तो अग्राह हो जाएगा, अग्राह है, और x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 12 कैसा 12 मीटर मित्रों। तो अब अगर हम आपसे कहें लंबाई कितने, चौड़ाई कितना माने थे, तो चौड़ाई कहेंगे गुरुजी x माने थे, तो चौड़ाई x माने थे, तो जो चौड़ाई है वो कितना आ गया 12 मीटर की चौड़ाई है। और लंबाई कितना है मित्रों, लंबाई उससे 8 अधिक था, यानी कि x प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, यानी 12 प्लस 8 बराबर 20 मीटर, कितना हो जाएगा 20 मीटर। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल कर लिया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें मित्रों, इसी क्रम में मित्रों एक प्रमेय है त्रिभुज के चैप्टर से, जो कि 2-3 प्रमेय ऐसे हैं जो हर वर्ष रिपीट किए जाते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। मित्रों ये भी आज आप चुटकियों में सीख जाएंगे। तो कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो मान लीजिए मित्रों हमने एक त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। अब इसमें कहा क्या है मित्रों, ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, यानी कि यह रेखा मित्रों इस त्रिभुज को दो बराबर अनुपातों में बांटती है। तो मान लेते हैं यह D है और यह क्या है E है। तो सबसे पहले मित्रों कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है वो बातें लिख लीजिए। एक त्रिभुज लिखिए हैं ABC, एक त्रिभुज ABC लिए हैं, जिसमें से D और E, यानी D जिसमें D व E भुजा AB व भुजा AC पर इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि DE जो है समांतर है किसके, BC के। ये बात हम लोग लिख लिए मित्रों। अब हमें सिद्ध क्या करना है उस बात को जानते हैं। सिद्ध क्या करना है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मित्रों। क्या सिद्ध करना है, चलिए कलर बदल लेते हैं। सिद्ध करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है मित्रों। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। रचना को कैसे करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। हम यहां से एक लंब डालेंगे, देखिए कलर मैंने चेंज किया है, यहां से एक लंब डालेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे मित्रों, और इसको हम यहां से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है मित्रों। उसके बाद सेम वही काम करेंगे, एक लंब यहां से डालेंगे, एक लंब डाल दिए मित्रों, और इसको क्या करेंगे यहां से मिला देंगे। और जो बात यहाँ किए हैं इसको मान लीजिए ये F है आपका और ये क्या है G है। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़े। जो काम किए हैं आप, अब इसको हम ढकते हैं मित्रों। अब जो काम किए हैं उस काम को लिखते हैं रचना। रचना में क्या क्या किए हैं उस बात को लिख लेते हैं। रचना में लिखेंगे B व CD, BE। अब BE कहाँ है मित्रों, BE और CD, BE व CD, BE व CD को मिलाइए।
क्या कीजिए, मिलाइए मित्रों, मिलाइए। तथा अब ध्यान दीजिए, ईएफ, ईएफ लंब AB एवं ईएफ लंब AB एवं जीडी लंब AC खींचा। इतना काम रचना में किया मित्रों, मैंने इसलिए कलर वाइज किया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब आइए सिद्ध करने पे चला जाए। क्या किया जाए, सिद्ध किया जाए मित्रों। अब यहां लेंगे उपपत्ति। ऐसे आपको क्रम से लिखना पड़ेगा, इसीलिए क्रम से बता रहे हैं मित्रों। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज किसका, ADE का क्षेत्रफल निकालिए। किसका निकालिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, हम यहां लिख लेते हैं। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है मित्रों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल अगर हम कहें तो बराबर 1/2, आधार क्या है मित्रों, AD है, आधार क्या है, AD है, और ऊंचाई क्या है इसमें, मैक्सिमम ऊंचाई EF, क्या है, EF, आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार हम बहुत शार्ट में मेन मेन पॉइंट लिख रहे हैं मित्रों, ध्यान से समझिएगा। यानी कि हमने इस त्रिभुज का तो लिया, इस त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल तो हमने लिया। अब इसी क्रम में हम किस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब मित्रों BDE का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 आधार क्या होगा, BD, आधार क्या होगा मित्रों, BD इंटू, अब ऊंचाई इसमें इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज की जो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई क्या है, वो है EF, क्या है मित्रों, EF। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मित्रों क्या करेंगे, भाग देंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल लेंगे बराबर 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू EF। अब मित्रों यह कट जाएगा, ए और ये तो कट जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, AD अपॉन DB या BD। ठीक है, इसे आप समीकरण क्या बना लेंगे, समीकरण 3 बना लीजिए। इसी क्रम में मित्रों जो काम यहाँ किए हैं सेम वही काम आगे फिर करेंगे। इस बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज तो हम लेंगे ADE, फिर लिखेंगे यहाँ पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। मित्रों क्या होगा, ध्यान दीजिए, ADE के क्षेत्रफल में यानी कि DG, किसका, DG, यानी GD भी लिख सकते हैं, GD अपॉन AE अपॉन GD, 1/2 आधार क्या है मित्रों, AE, आधार क्या है, ध्यान दीजिए, आधार क्या है, AE, और ऊंचाई क्या है, GD, GD। इसी प्रकार इसको समीकरण 4 बना लीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज, अब देखिए किस त्रिभुज को लेंगे, CDE त्रिभुज, ध्यान देंगे, CDE, CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल बराबर, अब CDE का क्षेत्रफल क्या होगा मित्रों, 1/2, 1/, यहाँ देखिए आधार क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी जगह है मित्रों, आधार क्या होगा, CE, आप याद रखिएगा, आधार होगा 1/2 CE इंटू इंटू ऊंचाई क्या होगी मित्रों, GD बराबर, इसको बना दीजिए समीकरण 5। अब पुनः लिखिए, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से मित्रों त्रिभुज, देखिए जगह बच रहा है थोड़ी सी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू GD बटे 1/2 CE इंटू GD। अब GD से GD कट जाएगा मित्रों, हाफ से हाफ कट जाएगा, बराबर AE अपॉन CE। अब C को EC भी लिख सकते हैं मित्रों, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। समीकरण नंबर 6। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 3 तथा 6 से, अब जगह नहीं है मित्रों, हम पेज पलट रहे हैं। अब इसमें हम बात किए थे, कौन सा था हमारा समीकरण, समीकरण 6 तथा समीकरण 3 से क्या मिला था, समीकरण हमारा जो था यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 6 से क्या मिला था हमको, AD अपॉन BD को मित्रों DB भी लिख सकते हैं, बराबर
ए अपॉन ए सी। इति सिद्धम, यहाँ लिखना नहीं भूलेंगे, इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था मित्रों, इति सिद्धम। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को लेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आप देख भी सकते हैं, 2 एग्जामों में लगातार पूछा गया हुआ प्रश्न है। और ये ऐसे प्रश्न भी आते हैं मित्रों जो थोड़े से लॉजिक पर होते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों को देखिए, यानी कि यह प्रश्न रहता है, चित्र भी दिया रहता है, इसको सोल्यूशन करना रहता है मित्रों। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ त्रिभुज आपको दिख रहा है, आप इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, और एक पूरे त्रिभुज को ले लीजिए ए बी सी। यहाँ पर मित्रों ज्ञात है जो ए सी बी है, ए सी बी, यह जो कोण है वो 90 डिग्री की है, और इसमें ये 90 डिग्री का, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे मित्रों। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम बात करें एंगल ए डी सी की, एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। क्यों होगा मित्रों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। अब देखिए ए डी सी और ए सी डी, दोनों ए सी डी, ए सी, सॉरी मित्रों, ए सी डी नहीं है, ए सी बी है। क्या है? ए सी बी, लिखने में दिक्कत हुई। ए डी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये दोनों कोण कितने के हो गए? 90 डिग्री। इसी क्रम में हम बात करें एंगल डी ए सी, डी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। अब कैसे? देखिए डी ए सी, डी ए सी यह एंगल और बी ए सी दोनों बराबर होंगे। क्यों? कॉमन कोण है मित्रों, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। कैसे कोण है? उभयनिष्ठ कोण। अब दो हमें शर्त मिल गए मित्रों, यानी कि दोनों हमने एंगल एंगल लिया है, एंगल से एंगल एंगल, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज होगा ए बी सी के। यानी कि त्रिभुज ए सी डी जो है, ए सी डी समरूप त्रिभुज है ए बी सी के। तो जब समरूप हो गया मित्रों, तो समरूपता के नियम के अनुसार देखिए, ए सी बटे क्या होगा मित्रों? ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी। अब इनमें जब तिर्यक गुणा करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए डी। इसे आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आइए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी, और किससे तुलना करें? और त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, यानी पूरा त्रिभुज फिर से ले लेंगे। अब यहां देख रहे हैं एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी बराबर है किसके? एंगल बी सी ए के, बी सी ए के। ध्यान दीजिए, बी ए सी बराबर है किसके? बी सी ए के, यानी दोनों कैसे कोण है मित्रों? 90 डिग्री के कोण है। कैसे कोण है? 90 डिग्री के। इसी प्रकार क्या लेंगे? एंगल डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी। क्यों? अब यहाँ पे बी क्या है मित्रों? उभयनिष्ठ हो गया। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। कैसे कोण है? उभयनिष्ठ कोण। ये दोनों उभयनिष्ठ कोण हो गए। और जब ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए मित्रों, तो फिर क्या हो गया? हम कह सकते हैं त्रिभुज किस कसौटी पर? एंगल यानी कह सकते हैं त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज हो गया बी ए सी के। अब समरूप हो गया मित्रों, तो समरूपता का नियम क्या कहता है? बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। यहाँ भी त्रियक गुणा करेंगे मित्रों तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर बी ए इंटू बी डी। क्या बना देंगे इसे? समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण से ध्यान दीजिएगा मित्रों, समीकरण 1 तथा 2 का भाग करने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे मित्रों तो क्या पाएंगे? यानी कि 2 से 1 को भाग करना है तो पहले 2 लिख लीजिए, बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर बराबर, बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है मित्रों? बी ए इंटू बी डी बटे ए बी इंटू ए डी। तो यहाँ ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा मित्रों, और हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। यही आपको क्या करना था मित्रों? प्रूफ करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें मित्रों। इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेमी स्क्वायर
और 49 सेमी स्क्वायर हैं तो इनकी संगत मध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ईजी है मित्रों, और ऐसे प्रश्न हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि पहली लाइन तार्किक होती है, उसके बाद तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे प्रश्न को। सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए? क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय याद होना चाहिए मित्रों। और क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय क्या होता है आपको बताएं, हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है मित्रों, मैंने आपके समझने के लिए केवल बनाया है। प्रमेय क्या कहता है? क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय कहता है कि त्रिभुज, अगर हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसमें किसी भी भुजा का वर्ग कर देंगे मित्रों, वही प्रमेय होता है। जैसे अगर हम लेते हैं ए बी, ए बी सी से थ्रू हमने एक भुजा ए बी लिया, तो इसके समरूप अगर हम लेते हैं डी ई, और प्रश्न में कहा है समरूप है मित्रों, तो इनका जो स्क्वायर होगा, अब इनका जो स्क्वायर, यही क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय होता है। आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय जब भी याद करेंगे तो यही क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय होता है। अब आप कहेंगे सर जी ए बी अपान डी ही ले सकते हैं? नहीं मित्रों, आप बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर ले सकते हैं, इस भुजा का भी अनुपात ले सकते हैं और इस भुजा का भी आप अनुपात ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी भुजा का अनुपात ले सकते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि हमें क्या चाहिए? मध्य संगत मध्यिकाओं का अनुपात चाहिए। तो मध्यिकाओं का अनुपात निकालना है मित्रों, अर्थात ए बी अपॉन डी ई का जो स्क्वायर है, अब मित्रों यह बड़ा है तो इसको मान लेते हैं 81 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और इसका कितना है? 49 सेमी स्क्वायर है। तो हम अगर ए बी का ले रहे हैं तो ए बी कितना है? 81 बटे ए डी ई कितना है? 49, यानी इस भुजा वाला। तो यहाँ से मित्रों हम जानते हैं जब भी वर्ग हटाएंगे ए बी अपॉन डी, जब वर्ग हटाएंगे मित्रों तो यह डाटा किस में चली जाएगी? करड़ी में चली जाएगी। और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, अर्थात जो माध्यिकाएं होंगी ए बी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 9:7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखें मित्रों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इस बार आपको क्या ज्ञात है? संगत भुजा, संगत भुजा का अनुपात आपको पता है, संगत भुजा का अनुपात आपको पता है। कितना दिया है मित्रों? 2 संबंधित 3 का अनुपात। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके इस बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों में से घुमाता है मित्रों। अगर आपको संगत कोण दे रहा है, संगत भुजा दे रही है, तो संगत भुजा अगर आपको पता है तो क्षेत्रफल पूछने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, और अगर वर्ग में दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो आपको वर्गमूल निकाल के संगत भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैंने दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में ले रखा है, तो आइए इसको जानते हैं। तो पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। मित्रों मैं वही 2 त्रिभुज ले लेता हूं जो ऊपर मैंने आपको समझाया है, उन्हीं 2 त्रिभुजों से काम चलाते हैं। तो हम कह दें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब भुजा तो कोई सा भी ले सकते हैं मित्रों, हम लिख सकते हैं ए बी। अब ए बी, इसमें एक चीज़ देखिएगा मित्रों, बड़ी भुजा हमने उसमें त्रिभुज एबीसी को बड़ा माना था, डीईएफ को छोटा, तो इसमें आप ए बी को बड़ा मान लीजिए, छोटा मान लीजिएगा, और डीईएफ को क्या कर बड़ा मान लीजिएगा। तो ए बी अपॉन डी का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। और भुजा का अनुपात कितना दिया है मित्रों? 2/3 का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 संबंधे 9। आपसे पेपर में ये पूछा जाता है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं मित्रों। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे मित्रों, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मैंने जितना क्वेश्चन इसमें रखा है, इसमें से एक प्रमेय तो आपके पेपर में आएगा, और जितने भी क्वेश्चन रखे हैं आप बोर्ड एग्जाम जब देकर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि सिद्धार्थ क्लासेज में जो कही गई बात थी बिल्कुल सत्य थी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करेंगे तो आपके समय की बचत होगी, और दूसरी बात आपके नंबर भी अच्छे उठेंगे। तो सिद्धार्थ क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए मित्रों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।